स्किल वेब यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑनलाइन परीक्षा जो कि आपके आने वाली है, एग्जाम होने वाले हैं, उसमें 500 एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें फर्स्ट क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। उसमें ज़्यादातर टाइम बेसिक कॉन्सेप्ट बताने में ही लग गया है स्टूडेंट्स, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, 2 ही क्वेश्चन हो पाए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन सीरीज में आज सेकंड क्लास में हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चंस को करेंगे। कोशिश रहेगी मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊँ, लेकिन स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन को करवाने का जो मेरा पैटर्न है वो आपने पहले भी देखा कि मैं आप लोगों को इस तरीके से बताना चाहता हूँ जिससे आपके दिमाग में काफी दिन तक वो टिक जाए बात, ना केवल आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि मुझे पता है कि आप केवल एग्जाम क्लियर करके अगर आपका काम चल जाए, आप आईटीआई करके घर में बैठना चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं। अदरवाइज अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करना चाहते हो, है ना, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी जिसमें लगातार पूछी जाती है, आपके लोको पायलट एग्जाम में, टेक्नीशियन एग्जाम में रेलवे के, ठीक है, उसके अलावा आपके टीजी 2 पेपर में, यूपीपीसीएल, यूपी आर्मिल, राजस्थान पावर कॉर्पोरेशन, हेल्पर ट्रेड में, मतलब सभी में आपका इलेक्ट्रीशियन से जहां जहां पे भी वैकेंसी आती है, ये सारे क्वेश्चन वहां पे इसी टाइप से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि आप उन बच्चों में हैं जो कि इस प्रिपरेशन को करेंगे, और अगर आप नहीं भी करते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, फिर भी आपको ये टेक्निकल थ्योरी जानने की बहुत जरूरत है। फिलहाल अभी के लिए तो आपको मैं एग्जाम के लिए ही प्रिपरेशन करा रहा हूं, लेकिन आने वाले टाइम में आपके लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज लगातार कंटिन्यू अपलोड होती रहेगी, जो कि आपके एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए काफी बेहद इंपॉर्टेंट होगी। चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल आपको दिखाता हूं आपका जो है क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, जिसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन से शुरू करने चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं स्टूडेंट्स, तो फिर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा समय पे मिलता रहे। आपके लिए हमेशा काम का ही होगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, कोई भी इसमें फनी वीडियोस या उस तरह से नहीं, आपके लिए ये केवल कंटेंट ऐसे हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फाइट कराने से ही रिलेटेड प्रिपरेशन को करवाया जाएगा। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपके लिए जो है यहाँ पे दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन से हम लोग यहाँ शुरू करने चल रहे हैं स्टूडेंट्स। आज यहाँ हम लोगों को पढ़ना है विच रूल इज यूज्ड। ठीक है, इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी हैबिट डालो इंग्लिश में पढ़ने की। ठीक है, विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। आपको पता है, अब फिर से कहानी नहीं सुनाऊंगा। व्हाट इज डीसी जनरेटर नहीं देखा आपने तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप जाइए पहले फर्स्ट क्लास देखिए, उसमें मैंने काफी कॉन्सेप्ट बता दिए हैं डीसी जनरेटर के, जो आपके आने वाले इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल यहाँ बोला गया है, कह रहे हैं कौन सा रूल यूज करके हम लोग डीसी जनरेटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, कहने का मतलब जो प्रेरित ईएमएफ होता है, विद्युत वाहक बल जो होता है, उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है स्टूडेंट्स। वैसे तो दिशा ज्ञात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेकिन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आप क्या जानते हो, पहले मैं आपको वो सिखा दूं। देखो, आप जब अपने राइट हैंड को, मतलब आप अपने दाहिने हाथ को इस तरीके से अरेंज करो जैसे कि इस फिगर में नजर आ रहा है, तो जो आपका अंगूठा है वो उस डायरेक्शन को शो करे जिधर आपका तार, जो कंडक्टर है, वो मूव कर रहा हो। जैसे मैं आपके लिए एक फिगर बनाता हूं, मान लेते हैं कि ये है एन पोल, ये है एस पोल, तो एन से एस की तरफ जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इस डायरेक्शन में होगा, एन से एस की तरफ। इसके बीच में मान लेते हैं मैंने एक रख दिया चालक। क्या रख दिया स्टूडेंट्स? चालक। ठीक है, चालक तार रख दिया। ठीक है, अब मैं इस वायर को, इस कंडक्टर को, जो ये चालक है, जो ये कंडक्टर है स्टूडेंट्स, अभी सिंगल बता रहा हूँ, डीसी जनरेटर नहीं, एकदम सिंगल एक बता रहा हूँ कि 2 पोल के बीच में जब एक कंडक्टर को आप मूव कराते हो, कहने का मतलब इस तार को ऊपर या नीचे की तरफ। ठीक है, तो जैसा कि इसमें जो आपको राइट हैंड रूल में बताया गया है कि अगर आप इसको ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हो, इस चालक को, इस कंडक्टर को स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ बल लगाते हो, ठीक, एक चीज हो गई, मतलब मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है स्टूडेंट्स वो इधर है, एन से एस की तरफ है, एन से एस की तरफ जा रही है, ऐसे है। ठीक, और ये जो चालक तार है, ये जो तार है स्टूडेंट, जो ये कंडक्टर है, वो उस कंडक्टर में इस बल और इस चुंबकीय क्षेत्र बी की वजह से, मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र बी की वजह से, जो कि आपकी ये वाली फिंगर शो करती है, ठीक है, ये वाला उंगली शो करती है, और अंगूठा आपका क्या शो करता है? बल। तो जो आपकी तीसरी बीच वाली जो फिंगर होती है स्टूडेंट्स, वो आपको बताती है इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर, कहने का मतलब
चालक में धारा की दिशा बताती है स्टूडेंट, धारा की दिशा को बताती है। ठीक है, अच्छा एक और बात इसमें लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की उतनी अच्छी मीनिंग आप क्लियर नहीं समझ पाओगे जितना आप समझोगे कि चालक में धारा किधर प्रवाहित हो रही है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है उनका किधर प्लस बनेगा किधर माइनस बनेगा, बस इतनी सी मीनिंग है। ठीक है, तो उस चीज को बताने के लिए आपकी ये जो राइट हैंड की ये फिंगर है वो बताती है आपको, लेकिन ये जो रूल है स्टूडेंट्स उसका रूल का नाम है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिनके दाएं हाथ का नियम है ये। दाएं हाथ के नियम के अनुसार अगर हम इन तीनों फिंगर्स को इस तरीके से फैला लें स्टूडेंट, तो फिर अगर अंगूठे को हम लोग बल से निरूपित करें और अपने इस फिंगर को हम लोग बी बी बोल दें कि बी है ये, तो जो आपकी थर्ड जो सबसे लंबी वाली उंगली है वो क्या बताएगी, वो धारा की दिशा को बताएगी। ठीक है, ध्यान रखना, इसको कहते हैं हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट नॉलेज है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। स्टूडेंट्स अब मैं फिर से एक बार रीड करता हूं क्वेश्चन आपका, विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो ये कंडक्टर है जिसमें आप विद्युत वाहक बल उत्पन्न करवाते हो, इसको घुमा घुमा के, ठीक है, इसको घुमा के, याद करो मैंने पिछली क्लास में इसको रोटर बोला था अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, तो रोटर की जो ये कंडक्टर है अगर उस पर ऊपर की तरफ बल लगता है, इधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, तो फिर इसमें एक करंट आ जाएगी जिसकी डायरेक्शन जी हाँ, जिसकी डायरेक्शन बच्चों इधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो करंट इस दिशा में बहना शुरू हो जाएगी। तो आपको मैंने क्या बताया, यहां आपका आंसर अब आपको पता चल गया होगा कि आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम है उसी से हम लोग क्या पता करते हैं बच्चों, उसी से हम लोगों को पता चल पाता है कि किस दिशा में धारा प्रवाहित होगी इस चालक में। ये जो चालक है इसमें किस दिशा में धारा प्रवाहित होगी वो आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता चलता है। ठीक, समझ गए। डीसी जनरेटर क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ गए बात। चलो आओ आगे देखते हैं जरा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में बोला गया है विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। कहने का मतलब है कि जो आपका डीसी जनरेटर है उसमें उत्पन्न जो ईएमएफ है, जिस ईएमएफ की हम बात कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि भैया ये है स्टेटर, ये आपका रोटर है, इसमें लगी हुई है अंदर कॉइल, ठीक है, इसमें लगी है अंदर वाइंडिंग जिसको आप कहते हो आर्मेचर। क्या बोलते हो, ध्यान रखना, आर्मेचर। क्या बोलते हो, आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर, हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही नाम है, आर्मेचर। ये जो आर्मेचर है इसमें क्या होता है, वैद्युत वाहक बल ईएमएफ आ जाता है, वैद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ईएमएफ आ जाता है। तो इस ईएमएफ की जो दिशा होती है उसको तो हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता करते हैं, जो कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है भाई, डायरेक्शन तो आपने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है, कहने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड अगर आपको जानना हो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए जो फॉर्मूला है याद कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, हालांकि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि इतना कम टाइम है आपके पास इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अगर आप 2020 के स्टूडेंट हैं तो इसकी थ्योरी क्लास आगे चल के अपलोड होने वाली है बच्चों, उसको भी देखना, तब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज देखना तो आपको ज्यादा मजा आएगी। ठीक है, फिलहाल अभी आप क्योंकि वो क्वेश्चन सीरीज नहीं, मतलब वो प्रैक्टिस थ्योरी क्लासेस नहीं है, तो इसलिए आप इसको जितना भी समझ पाते हो समझो। ठीक है, स्किप मत करना वीडियो को। ठीक है, आप समझते जाओ, जब आप उसको भी समझ लोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये आया कैसे। फिलहाल के लिए आपका जो ये आंसर है वो हो जाएगा पाई एन जेड ए बाई पी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 60। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से होगा। कहने का मतलब है एन फाई जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन फाई जेड, ठीक है, बाय 60, ठीक है, इंटू मतलब डिवाइडेड बाई जेड बाई ए होता है और नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। ये गलत लिख दिया क्या मैंने, हाँ यहाँ गलत लिख दिया, सॉरी, पोल्स यहाँ नहीं, ठीक है, जेड बाई ए होगा, ये नहीं है। ठीक है, चलो इसको मिटा ही दो, पूरा ही मिटा देते हैं इसको। तो आपका जो ईएमएफ होगा स्टूडेंट वो होगा एन फाई जेड पी बाई ए डिवाइडेड बाई 60। कहाँ से आया ये दिमाग मत लगाओ, क्योंकि ये दिमाग लगाने लगोगे तो काफी लंबा समय चला जाएगा, पूरा 30 मिनट उसी में चला जाएगा। आप जरा इसमें आंसर खोजो कौन सा आया है, और वैसे भी इसको याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। इसमें मैं पहले आपको बता देता हूं कि ये है क्या क्या। ठीक है, जो इसमें एन है ना बच्चों, वो है आरपीएम में स्पीड, मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट।
रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, उसमें स्पीड है। ये एन क्या बताता है, जनरेटर का जो रोटर पार्ट है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। ये जो फाई सिंबल है ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग फ्लक्स। क्या कहते हैं बच्चों, फ्लक्स, ठीक है, जो है चुंबकीय फ्लक्स होता है ये, तो इसका मान दिया रहता है, ठीक है, ये आपको जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको रखना होता है। जेड क्या है स्टूडेंट, तो जेड है आपका नंबर ऑफ कंडक्टर। क्या है ये, नंबर ऑफ कंडक्टर मतलब चालक तारों की संख्या। पी क्या है बच्चों, पी है आपका पोल, मतलब नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ पोल्स, पोल्स का क्या होते हैं जरा बताना। तो ये जो मैग्नेट मैंने बोले थे ना कि ये जो मैग्नेट लगे होते हैं ये, ठीक है, तो देखो एक पोल ये हो गया, ठीक है, एक पोल ये हो गया आपका एस, तो एन और एस इस तरीके के दो पोल हो गए। इस तरीके से और भी पोल हो सकते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ एन है, यहाँ एस है, ठीक है, इस तरीके से भी पोल हो सकते हैं। तो जरा बताना ये जो मैंने जनरेटर बनाया इसमें कितने पोल हैं, तो आप बोलोगे 4 पोल हैं सर। तो ये जो पोल हैं वो एक्चुअल में करते क्या हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। किसको, मैग्नेटिक फील्ड सामने करते हैं, किसके सामने करते हैं, आर्मेचर के सामने करते हैं। देखो ना, एन से एस की तरफ, एन से एस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जाएगा, ठीक है, एन से एस की तरफ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये आर्मेचर कंडक्टर है, जब उनको इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी तभी तो उसमें ईएमएफ बनेगा। तो जब ये घूमेगा, ये पूरा का पूरा रोटर ऐसे घूमेगा, मान लिया एन स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, और ये एन से एस की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें फ्लक्स की वैल्यू फाई है, वो आपको दिया है। ये जो क्वाइल बंधी हुई है इसके अंदर, ये वाली देखो, ये जो क्वाइल इसके अंदर बंधी हुई है उसमें नंबर ऑफ क्वाइल्स की संख्या, मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर की संख्या क्या है, जेड है बच्चों, ठीक है। और ये जो P है, P का मतलब है कितने नंबर ऑफ पोल है, P का मतलब है नंबर ऑफ पोल, तो N S 4 पोल है, ठीक है, समझ रहे हो, इसी पोल्स की बात कर रहे हैं। और A क्या है, A है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। कहने का मतलब क्या है, ये किस चीज के नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि आपके जो रोटर में जो वाइंडिंग बंधी हुई है वो कितने समांतर क्रम में बंधी हुई है, ठीक है। तो नंबर जितने सारे उसकी शाखाएं होंगी उतने ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि बताओ इसमें इस तरीके से मैंने वाइंडिंग किया, तो बताओ कितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, 1 2 3 4, ठीक। लेकिन अगर मैं यही चारों कॉइल ऐसे लगा दूं, ये इस तरीके से 1 2 3 4, तो एक ही लाइन में लगे हैं, तो पैरेलल पाथ कितने हैं, समांतर रास्ते कितने हैं, तो समांतर रास्ते तो है ही नहीं है, ये तो एक ही रास्ता है, ये तो सब सीरीज में लगा हुआ है। तो समांतर रास्ता तो इसको कहेंगे ना जो 1 2 3 4 जो अलग अलग हो, मतलब एक जगह से दोनों भुजाएं उसकी जुड़ी हों, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है, ये होते हैं समांतर रास्ते। तो काफी खिचड़ी हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो जरा फिर से देखते हैं एक बार। मैंने कहा E इज इक्वल टू होता है N मतलब स्पीड, फाई मीन्स फ्लक्स, P मीन्स पोल, Z मीन्स नंबर ऑफ कंडक्टर, अपॉन A मीन्स नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, मतलब कितने समांतर रास्ते हैं, और डिवाइडेड बाई 60। तो ये है आपका कंप्लीट ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला, मतलब विद्युत वाहक बल निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है। इसकी यूनिट क्या होती है, ओवरऑल इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट हम लोग लिखते हैं वोल्ट में, ठीक है। एक तरीके का ये विभव ही है, जिसको आप विभव पढ़ते हो ना, ये वही है। बोलते नहीं कि हमारे जनरेटर में इतने वोल्टेज 220 वोल्ट का वोल्टेज बनता है, ठीक है। तो जरा आंसर जरा देखोगे तो आपका आंसर आएगा बी, जिसमें लिखा है 5ZN A/P60, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है जो हम लोगों ने लिख रखा है, ठीक। तो आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है बच्चों। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लोग देखें, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज और देखा है, जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो हार्ड क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप कर देते हैं, इजी इजी क्वेश्चन बच्चों को बताते हैं जिससे वो वीडियो छोड़ के भागे ना, है ना। तो हार्ड क्वेश्चन भैया कौन करवाएगा, उसको भी आप लोग करवाइए, जिससे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएं, ठीक है। चलिए, मजाक कर रहा था, है ना, किसी को बुरा ना लगे इसलिए मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैंने ये बोला है कि बच्चों को हार्ड और इजी क्वेश्चन दोनों करवाइए, जिससे उनका लेवल सुधर जाए, ठीक है। इजी क्वेश्चन करवा के उनको बस आप लॉलीपॉप मत दीजिए, ठीक है। उनको हार्ड क्वेश्चंस भी करवाइए, मतलब जो उनके लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है आगे एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अगर इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर, मतलब जो डीसी मोटर है बच्चों, ठीक है। हालांकि ये मोटर कहाँ से आ गया कोई बात नहीं, डीसी मोटर की बात करते हैं। डीसी मोटर क्या करती है पहले चलो बताता हूँ। अगर आप जानते हो कि डीसी जनरेटर क्या करता है, तो उसके अपोजिट में डीसी मोटर करती है। तो आप जानते हो क्या कि डीसी जनरेटर क्या करता है, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई निकालता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है डीसी जनरेटर।
किससे? मैकेनिकल एनर्जी से। किससे? मैकेनिकल एनर्जी से। ठीक है, चलो थोड़ा राइटिंग देख लेना अपना, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और जो मोटर होता है बच्चों, वो होता है आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई लेगा, मतलब ये विद्युत ऊर्जा लेगा और ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा इसको। ठीक है, तो उल्टा काम करता है। जो मोटर में जब सप्लाई देते हो तो क्या करता है? घूमने लगती है। ठीक है, तो वही चीजें हैं। इनका कहना है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बैक ईएमएफ। अच्छा, बैक ईएमएफ होता क्या है, चलो बता देता हूँ थोड़ा सा। आपने देखा होगा इस तरीके की वाइंडिंग के साथ में, अभी पिछली क्लास में मैंने बताया था कि देखो जैसे मान लिया ये है, तो बताओ भैया ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया है, क्या दिया है? इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से करंट जाएगी, मोटर की बात कर रहे हैं हम, मोटर की बात कर रहे हैं। तो मोटर में इसमें जब करंट जाने लगेगी तो इसका जो रोटर पार्ट है वो घूमने लगेगा। ठीक है, तो जब घूमने लगेगा, ठीक है, ये जो रोटर पार्ट है इसका घूमने लगेगा और इस फील्ड में भी जाएगी, तो फील्ड में भी जो करंट जाएगा उसकी वजह से क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो इनका कहना है कि जो मोटर में ईएमएफ बनता है वो किन बातों पे निर्भर करता है। तो जो ईएमएफ होता है बच्चों, अगर हम वोल्टेज V मान लें, ध्यान से सुनना, मैं बाकी चीजें काम की चीजें बना रहा हूँ, बाकी मिटा रहा हूँ। देखो, ठीक है, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक में V वोल्ट दे दें, ठीक है, V वोल्ट दे दें, ये स्मॉल RA है जो आर्मेचर रेजिस्टेंस को बताता है। थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा ना वाइंडिंग में, उसी के रेजिस्टेंस को बताता है। ठीक है, तो अगर हम V बोल दें कि सप्लाई वोल्टेज हमने V दिया है बच्चों, तो ये जो V वोल्ट है ये प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है, इस तरीके से है। यहाँ से ये करंट ऐसे जाएगी, आर्मेचर करंट IA मान लो, ठीक है, और ये इस रास्ते में भी जाएगी IA, इसमें भी जाएगी और वापस लौट के इस तरीके से वापस आ जाएगी। तो अगर हम इसमें KVL लगा दें, क्या लगा दें? KVL लगा दें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर हम लोग लगा दें बच्चों, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जैसे ही आप लगाओगे आपको पता चलेगा कि V इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे V इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे आर्मेचर के अक्रॉस EB मान लें, बैक ईएमएफ EB मान लें, मतलब जो ईएमएफ है, जो वैद्युत वाहक बल जो इसके अंदर आर्मेचर में इंड्यूस्ड हुआ है, अंदर जो प्रेरित हुआ है जो वैद्युत वाहक बल, उस वैद्युत वाहक बल को कैसे बताओगे? इनके टर्म में, इनके V, IA और RA के टर्म में। तो आप KVL लगा दो, तो V इज इक्वल टू क्या होगा? अगर आपने वोल्टेज सप्लाई कितना दिया है? V दिया है इस मोटर को, तो कितना हो जाएगा? बैक ईएमएफ प्लस IA RA, तो V इक्वल टू हो जाएगा EB प्लस IA और RA। ठीक है, EB इज इक्वल टू IA RA। तो यहाँ पे अगर EB इज इक्वल टू पूछ रहा है तो ये हो जाएगा EB, तो IA RA इधर चला जाएगा, तो V माइनस IA RA हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जरा इसका आंसर खोजो कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको C आंसर बिल्कुल सही नजर आ रहा है कि EB इज इक्वल टू हो जाएगा V माइनस IA RA। जहाँ पे मैं सबकी मीनिंग बताता हूँ आपको, सुन लो, और ये अगर आपको एग्जाम में आता है तो इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आप करना। ठीक है, देखो इसमें EB को हम लोग कहते हैं बैक ईएमएफ। ठीक है, बैक ईएमएफ मतलब एक तरीके से ईएमएफ है। ठीक है, वैद्युत वाहक बल है। V क्या है बच्चों? ये है वोल्टेज सप्लाई, जो आपने सप्लाई दिया है, जो मोटर को आपने वोल्टेज सप्लाई दिया है वो है। IA क्या है? आर्मेचर करंट। ठीक, और RA क्या है बच्चों? आर्मेचर रेजिस्टेंस। समझ पा रहे? आर्मेचर रेजिस्टेंस जानते हो क्या होता है? आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसका भी अपना खुद का कुछ थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा, उस आर्मेचर रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखो क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट। एक्स जो दिखा है, ये जो एक्स लिखा हुआ है ये क्या बता रहा है? तो पहले आप समझो कि ये आखिर है क्या। ठीक, तो चलो देखो, अब फिर से वही जनरेटर बनाता हूं आपके लिए। ठीक है, आपको मैंने कहा कि ये स्टेटर पार्ट है इसका, इसमें दो पोल है, ये दो पोल का जनरेटर है, इसके बीच में क्या लगा हुआ है? रोटर। ठीक है, ये क्या है बच्चों? स्टेटर, जो रुका हुआ पार्ट है, और ये क्या है? रोटर। और बच्चों ये क्या है? ये जो मैंने बनाया ये क्या है बताओ? तो इसको हम लोग कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। दोनों को हम लोग बोलते हैं पोल। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया है आपको, ये इसको कहते हैं पोल। तो जो ये बना हुआ है ना, ये जो आपका ये जो बना हुआ है, ये एक्चुअल में ये यही पोल ही है। तो ओवरऑल तो इसको हम लोग कहते हैं पोल। ठीक, ओवरऑल इसको कहते हैं पोल। जिस पूरे के पूरे मटेरियल का बना होता है उसको कहते हैं पोल कोर। पोल का
कोर, कोर का मतलब होता है जिससे मिलके बना होता है, जिस मटेरियल से, वो पूरा का पूरा सॉलिड चीज जो होती है वो पोल कोर होता है। ठीक है, वो पूरा का पूरा क्या होगा, पोल का कोर होगा। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे देखो, इस जगह पे, इस जगह पे हम लोग वाइंडिंग कर देते हैं, यहां से ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे ले आओ, फिर यूं, मतलब ये ऊपर नहीं कर रहा हूं मैं, साइड साइड में ही कर रहा हूँ। उधर वाला पोर्शन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हालांकि गलत बोल रहा हूँ। ऐसे ये यहाँ से गया, उसके पीछे से उधर आया, फिर घूम के आया होगा, यहाँ से ऐसे आया, फिर इसमें गया। अच्छा, क्यों कर रहे हैं हम लोग वाइंडिंग, पता है? वाइंडिंग इसलिए करते हैं, जब इसमें करंट प्रोड्यूस होती है तो क्या करता है, एक तरीके से ये मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। ठीक है, तो ये जो पोल है पूरा का पूरा, ये जो पोल है बच्चों, ये एक तरीके से मैग्नेट का काम करने लगता है। तो जो इसके ऊपर वाइंडिंग हम लोग कर देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पोल की वाइंडिंग एक तरीके से। ठीक है, और सुनो, ये जो इसका आगे वाला पार्ट है, मतलब देखो इतना पार्ट जो है, देखो यहां से लेके यहां तक का पार्ट जो है, यहां से लेके यहां तक का जो ये पार्ट है, उसको कहते हैं पोल शू। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे भी आपको यही नजर आ रहा है कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं, पोल शू के बारे में पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो नाम है बच्चों वो है पोल का शू। अच्छा, पोल शू का यूज क्या होता है, पोल शू का यूज होता है, जैसे ये जनरेटर होता है, तो जनरेटर में जैसे देखो इतनी जगह खाली है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इसको और ढंग से बनाते हैं पोल को, और इसको थोड़ा फैला देते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक, और इसको ये शेप दे देते हैं, देखो ऐसे करके। तो ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना, इसको कहते हैं हम लोग पोल शू। क्या बोलते हैं, पोल शू। ठीक है, पोल शू बोलते हैं। तो इतना पोर्शन जो ये पोल शू होता है, वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सीधे भी आने देता है, और बढ़िया यूनिफॉर्म तरीके से इसमें रोटर पार्ट में एंट्री करने के लिए बढ़िया अलाउ करता है। ठीक है, तो पोल शू लगाने की वजह से क्या होता है हमारी, अच्छा पोल शू लगाने की वजह से एक और फायदा होगा, जो यहाँ पे वाइंडिंग आपने किया था, जैसे आपका पोल, अगर मैं ऐसे क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाऊं, ऐसे है, तो आपने इसमें वाइंडिंग कर रखा था ना, तो वाइंडिंग को भी होल्ड करने के लिए, जिससे ये खुल ना जाए, है ना, रोटर की तरफ ना भागने लगे, ठीक, तो उसको होल्ड करने के लिए भी पोल शू का काम होता है। लेकिन पोल शू का जो मेन काम होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्मली जो है रोटर के पोर्शन पे पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए पोल शू का काम करते हैं, यूज करते हैं हम लोग। और मैग्नेट, ये जो फील्ड कॉयल है, ठीक है, जो ये फील्ड की जो वाइंडिंग है, इसको होल्ड करने के लिए भी काम में आता है। तो जो ये पोर्शन है बच्चों, ये पोल शू कहलाता है, दिमाग में इसको सेट कर लो। ठीक है, पोल कोर किसको कहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया, पूरे के पूरे इस पूरे जो पार्ट को, जो मेटालिक पार्ट है, इसको पोल कोर बोलते हैं। पोल कॉयल किसको बोलते हैं, वही जिसको मैं बोल रहा हूँ वाइंडिंग। ठीक है, जो इसके ऊपर हम लोग मैग्नेट बनाने के लिए काम में लाते हैं, वाइंडिंग। और पोल की जो टिप है बच्चों, वो टिप इसको कहते हैं, इन किनारों को, इनको, ठीक है, इसको कहते हैं पोल टिप। ठीक है, तो पोल टिप भी याद रखना कि ये कोने को क्या बोलते हैं, पोल टिप। इस पूरे के पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, पोल शू। वही पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये एरो यहाँ बना के देता ये, तो एक्स अगर ऐसे लिख देता तो उसको क्या बोलते हैं, पोल टिप, मतलब ध्रुव का नोक, नोक, नोखड़। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपके डीसी जनरेटर का एक तरीके से पार्ट, वो पार्ट जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कराने के लिए काम में आता है। अच्छा, ये जो पोल है ये क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को निकालते हैं, जो कि रोटर के पोर्शन पे, के आर्मेचर पे, कॉइल्स पे टकराते हैं। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक जनरेटर होता है इस टाइप का, जिसका आर्मेचर तो अलग होता है बच्चों, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी बना लो यहाँ छोटा सा आर ए। ठीक है, ये है आर्मेचर, इसका इसका नाम रख देते हैं A1 A2। लेकिन इसकी जो फील्ड होती है बच्चों, वो अलग होती है। तो अगर इसकी फील्ड अलग है, ठीक है, मैग्नेटिक जो फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, जो है फील्ड का मतलब, देखो ध्यान से समझो, अलग अलग भाषा मत दिमाग में रखो। ये जो अभी मैंने कॉइल पिछले क्वेश्चन बताया ना, ये एक्चुअल में ये फील्ड फील्ड वाइंडिंग ही है। ठीक है, सॉरी माफी चाहते हैं, थोड़ा बहुत नॉइज आपको प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, चलो, तो यही ये फील्ड वाइंडिंग एक्चुअल में वो यही है। तो फील्ड वाइंडिंग अगर अलग है बच्चों, ठीक है, इससे आर्मेचर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो उसको हम लोग कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। क्या बोलते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पूरा पोर्शन है, उसका आर्मेचर से कोई कनेक्शन नहीं है।
आर्मेचर अलग है बिल्कुल, ये एमीटर है, ये वोल्टमीटर, ये अलग है। तो जो ये फिगर बना हुआ है एक्चुअल में ये फील्ड मतलब सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का है, ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, जिसको आप सिंपल भाषा में कैसे समझते हो, ये फील्ड है, ये है आपका आर्मेचर। तो आर्मेचर और फील्ड में कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए इसका नाम है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, जनरेटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये करंट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, जब इसको आप घुमाओगे तो ये करंट बाहर निकालेगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने सारे जनरेटर के बारे में बताया था, अगर नहीं देखा आपने तो उसको जरूर देख लेना, उसमें सारे जनरेटर के टाइप का सर्किट डायग्राम मैंने आपको बता रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। ये तो बहुत सिंपल है, कई बार बता चुका कि जो जनरेटर होता है वो अपना मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इन्होंने कहा ये कि विच एनर्जी, कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। याद रखना, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना। और जो मोटर होता है बच्चों, वो क्या करता है, जो मोटर होता है वो क्या करता है, वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कहने का मतलब आपकी विद्युत ऊर्जा लेगा और घुमाने लगेगा मोटर को, तो घुमाने पे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है बच्चों, उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं उसको हम लोग, ध्यान रखोगे। चलो आओ, तो ये मोटर के लिए फिलहाल आपका आंसर क्या था इसमें, यांत्रिक ऊर्जा। इनका कहना है विच एनर्जी, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो कौन सी ऊर्जा होती थी वो जिसको परिवर्तित करते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा होती है। ठीक है, चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये फिर से वही पोल आ गया, ध्यान रखो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भले आपको शुरू में थोड़ा समझने में दिक्कत हुई है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको उसकी वजह से कई क्वेश्चंस में अच्छे से समझने का मौका मिल जाएगा। ये ध्यान से देखो इसको जरा, मैं अलग कलर से बना रहा हूं, ये यहां से यहां तक, और एक वाइंडिंग इसमें और अलग लगी हुई है, उसको भी दिखा देता हूं मैं आपको। एक वाइंडिंग इसमें ये लगी हुई है, ये इसमें दो वाइंडिंग लगी हुई है बच्चों। एक का एंड ये है, ठीक है, ये हरे कलर वाला पूरा पूरा पोर्शन, और एक का ये वाला पोर्शन। अब आप ध्यान से सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इनका कहना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड। ये जो डीसी जनरेटर की फील्ड तो समझ गए, क्योंकि ये ओवरऑल पोर्शन क्या है, पोल है बच्चों, ये पोल है। पोल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड किस लिए बनाता है, जिससे हमारे जनरेटर में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो सके। तो ध्यान से देखो, इसमें एक वाइंडिंग इसमें तो यहाँ ये लगी है, और एक दूसरी, दो वाइंडिंग क्या क्यों लगी है भाई, दो वाइंडिंग का क्या काम है, तो आपको अभी मैंने बताया था, याद है, ध्यान दो। जब हम आर्मेचर ऐसे बनाते थे तो एक फील्ड यहाँ होती थी जिसको सीरीज फील्ड कहते थे, एक फील्ड यहाँ भी होती थी बच्चों, इसको हम लोग कहते थे शंट फील्ड। तो एक फील्ड तो ये वाली है जो हरे कलर से मैंने बनाया, वो ये मान लो, ठीक है, और जो कम है उसको हम लोग कहते हैं सीरीज फील्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सीरीज फील्ड। और ये क्या है बच्चों, ये है शंट फील्ड, ये क्या है, शंट फील्ड। तो इसमें देखो दोनों फील्ड नजर आ रही क्या आपको, ये आपको शंट फील्ड भी नजर आ रही और ये सीरीज फील्ड भी नजर आ रही है। ठीक है, तो सीरीज और शंट जब दोनों नजर आ रही है स्टूडेंट्स, अगर ये सीरीज और शंट दोनों नजर आ रही है, तो अब इसमें करंट की डायरेक्शन भी पता करनी पड़ेगी। तो एक में दिया था करंट की डायरेक्शन ऐसे, और एक में दिया था करंट डायरेक्शन ऐसे। क्या आपको नजर आ रहा है? अच्छा, इसमें ऐसे दिया है तो यहां से भी इस तरीके से आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, और यहां से ये इसमें एंट्री कर रहा होगा, और ये इधर निकल रहा है। सिमिलरली जब अगर इसकी बात करें हम लोग, तो इसमें इस तरीके से जा रहा है, फिर पीछे से मुड़ा, फिर यहाँ से आया होगा, ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया इसमें, फिर इसमें गया यूं, फिर यूं, फिर यूं, ठीक। और करंट की दिशा इसमें तो ऐसे है, और ये यहाँ पे इधर आ जाएगा। क्या कुछ गलत बना दिए क्या? ठीक है, इस तरीके से आया, और यहाँ से ये घूम के इस साइड चला गया। ठीक है, क्या हुआ इसमें, किस तरीके से बना रहे हैं, ऊपर से गया ऐसे, ठीक है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, इसमें कहने का मीनिंग ये है, ध्यान से समझ लो कि ये जो मैंने बनाया है आपके लिए, ये इसकी दिशा ऐसे है और इसमें दिशा ऐसे है, एक दूसरे के विपरीत है। अब इसी को मैं इस फिगर में अगर मैं आपके लिए बनाऊं,
तो इस फिगर में भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि जैसे इसमें अगर करंट ऐसे जा रही है बच्चों, तो इसमें करंट इस तरीके से जा रही है। दोनों की जो फील्ड है, दोनों की जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो एक दूसरे का विरोध कर रही हैं। क्या कर रही हैं बच्चों? विरोध कर रही हैं। तो जब विरोधाभास करती हैं तो उस तरीके के जनरेटर को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियली कंपाउंड। क्या कहते हैं? डिफरेंशियल बोलते हैं बच्चों उसको। डिफरेंशियल उसका नाम ही पड़ जाता है जब सीरीज फील्ड और शंट फील्ड एक दूसरे का विरोध कर रही होती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियल। अच्छा, विरोध क्यों कर रही होती हैं? आप सोचते हो इसमें तो सर आपने तो बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा तो हो जाए, लेकिन अलग अलग टाइप की जो जनरेटर होती हैं उसकी कुछ ना कुछ एक अलग विशेषता होती है। तो इसमें जो विशेषता है बच्चों वो ये है कि एक फील्ड दूसरे फील्ड का विरोध करेगी। कहने का मतलब ये जो सीरीज फील्ड है वो शंट फील्ड का विरोध करेगी। तो विरोध करने के लिए ही हम लोग डिफरेंशियल वर्ड यूज करते हैं। ठीक, तो इसी से ये जो दो वाइंडिंग लगी हुई हैं, इसी से हम समझ पाते हैं कि ये एक तरीके की क्या है? ये डिफरेंशियल है। और क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों? क्योंकि इसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों लगी हुई हैं। तो आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप अगर सोचो कि क्यूमुलेटिव, तो क्यूमुलेटिव तब बोलेंगे बच्चों जब इसमें दोनों में करंट एक ही दिशा में होती। अगर मैं इसको मिटाऊं तो आपको फिर से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, इसमें मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर सीरीज फील्ड भी इसी तरीके से करंट जाती और इसमें भी इसी तरीके से करंट जाती, शंट में भी इस ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो अगर दोनों में इसी तरीके से जाती तो फिर इसको हम लोग क्युमुलेटिव बोलते हैं। मतलब एक दूसरे से ऐड हो जाती है वो फील्ड। लेकिन यहाँ क्या है? ऐड नहीं हो रही है, एक दूसरे को कम करने की कोशिश कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, ये सॉरी जनरेटर बोलो या मोटर बोलो, अगर ये जनरेटर है तो जनरेटर है, अगर मोटर है तो मोटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है तो स्टूडेंट्स, आज फिर ये कंप्लीट हो गई क्लास, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। आगे जो भी क्लास होगी मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। इसके लिए डे बाय डे का मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आपके लिए ये सारे क्वेश्चन जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, जिससे जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, वो सब कंप्लीट कर ले जाएं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।